कूलम फोर्स इन अ मीडियम। तो जो मीडियम में जो फोर्स लगती है बिटवीन टू चार्जेस वो हम क्या लिखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, और ये क्या हो जाता है F एयर में अपॉन एप्सिलॉन R। इसको कई जगह डायरेक्टेड कांस्टेंट को क्या लिख देते हैं, K से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये वाला K 4π और ये अलग होते हैं। अच्छा, तो ये मीडियम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम रिड्यूस बाय फैक्टर ऑफ डायरेक्टेड कांस्टेंट जो एयर में, तो मैक्सिमम तो ये एक्ट कर सकती है दोनों के बीच में जब एयर मीडियम होगा या वैक्यूम होगा, तो मीडियम में गेट रिड्यूस बाय दिस। तो ये क्यों होती है, अगर हम थोड़ा सा जानना चाहें, जैसे मान लो वाटर में दो चार्जेस रख दें हम H2O, तो H2O में कैसे होता है, ऑक्सीजन अटैच होता है ना 2H से, तो ये नेगेटिवली चार्ज ये पॉजिटिव। तो मान लेते हैं ये दो पॉजिटिव चार्ज अगर हम ले लेते हैं Q1 एंड Q2, दोनों क्या है पॉजिटिव, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगी। अच्छा, अब ये O नेगेटिव वाला ना इसको ऐसे सराउंड करता है, लेकिन ज्यादा कहां आ जाता है, यहां पर Q2 पॉजिटिव है ना, तो इसलिए इस पोजीशन की बजाय यहां पर ये ज्यादा नेगेटिव आ जाता है, O नेगेटिव पार्टिकल्स आ जाते हैं। तो क्या होता है कि O नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये अपनी तरफ खींचता है इसको राइट साइड में, और इसकी वजह से फोर्स लग रही थी ऐसे। तो नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल क्या होगी, जो O नेगेटिव ने लगाई इस पे वो इंड्यूस फोर्स लगाई। इंड्यूस क्यों, क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज आ गया ना नेगेटिव ऑक्सीजन का, तो इंड्यूस चार्ज से जो फोर्स लगी इस पे वो क्या होगी, इंड्यूस फोर्स। तो इंड्यूस फोर्स राइट में लगी और इसकी वजह से इधर लग रही थी, तो ओवरऑल क्या हो गई, एफ नेट इन मीडियम हम कह सकते हैं डिक्रीजेस ड्यू टू इंड्यूस फोर्स। तो इसलिए ये डिक्रीज कर जाती है, और कितनी बन जाती है, इतनी। इसी तरह इस पे भी डिक्रीज कर जाएगी, यहां O नेगेटिव ज्यादा होगा यहां की बजाय, तो ओवरऑल ये इंड्यूस फोर्स इस पे कहां लगेगी, यहां पर, और ये कहां लगा रहा है यहां, तो ओवरऑल क्या है, रिड्यूस कर। अच्छा, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि मीडियम में तो है लेकिन फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ओनली ऑन दिस Q1, तो अभी भी वो क्या है, नेट फोर्स नहीं पूछा इस पे मीडियम में, नेट फोर्स तो गेट रिड्यूस बाय दिस ये आ जाएगा। लेकिन अगर पूछे कि फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 इन मीडियम, तो वो अभी भी क्या है, सेम है, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये अभी भी क्या है, सेम है। लेकिन नेट क्या होगी, वो डिक्रीज होगी, क्योंकि ये वाली फोर्स इधर लग रही थी और इंड्यूस की वजह से इधर, तो नेट फोर्स डिक्रीज होगी, और वो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे, ये चीज। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार, क्या पूछ लेते हैं डायरेक्ट, कि Q1 Q2 चार्जेस है, Q1 और Q2, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है एक, ये एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी ये कितनी है, D है मान लो, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K गिवन है, इसको हम एप्सिलॉन R से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब फोर्स पूछा है इसके बीच में, एक तो ये पूछ लिया, फिर दूसरा पूछ लिया कि नहीं Q1 और Q2 में बताओ, जब एक T थिकनेस का गिवन है, T थिकनेस का, और इसका डायरेक्टली कांस्टेंट कितना है, ये मान लिया K है। अब बताओ, तो दोनों केसेस में हमें फोर्स बिटवीन टू चार्जेस बतानी है। ये जो दूरी है यहां पर दे दी हमें R, टोटल दूरी R थी, डायरेक्टली कांस्टेंट इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, T दे दी। अच्छा, पहले ये A पार्ट मान लो इसको B, तो कैसे करेंगे, दोनों में फोर्स पूछा है बिटवीन टू चार्जेस, तो पहले हमें इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालना आना चाहिए कि भाई एयर में अगर दो चार्जेस में Q1 और Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, अब इसको मैं किसी सेम टू चार्जेस को किसी मीडियम में डाल दूं जिसका डायरेक्टली कांस्टेंट क्या है, K है, तो उस मीडियम में इन्हीं को मैंने किसी मीडियम में डाल दिया। अब इस मीडियम में भी सेम फोर्स लगे जो यहां लग रही थी, तो फिर कितनी थिकनेस होनी चाहिए, ये D
और आर में बेसिकली मैं रिलेशन चाहता हूं कि सेम फोर्स लगे। यहां पर डी कितना हो कि ये जो फोर्स लगे मीडियम में ये इक्वल हो जब दूरी आर थी एयर में, तो इक्वलेंट डिस्टेंस चाहता हूं मैं। तो इसमें फोर्स कितनी लग रही है निकालने के लिए, आर और डी में रिलेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फोर्स इक्वल लग रही है ना दोनों में, तो इक्वेट कर दो, तो फिर आर और डी में इक्वलेंट डिस्टेंस मिल जाएगा हमें। तो इसमें फोर्स कितनी लगी, इसमें हम 1/4πε0, इसके बीच में फोर्स कितनी है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। दिस फोर्स इज इक्वल टू, अब ये डी निकालना चाह रहे हैं कि ये सेम फोर्स लगे, कितने डी पे ये सेम फोर्स लगे। ये डायरेक्ट कांस्टेंट का कितना ले लिया मैंने, के ले लिया, तो 1/4πε0 इंटू एप्सिलॉन आर लिखेंगे। एप्सिलॉन आर कितना है के, तो 4πε0 इंटू के, ये एप्सिलॉन आर है, इससे इसको याद रखा जाएगा। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट नहीं है, तो ये हो गया के, तो ये हो गया दिस Q1 Q2 और अपॉन में कितना आ गया डी स्क्वायर। तो ये कितना बन गया रिलेशन इसमें, आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के डी स्क्वायर, या एप्सिलॉन आर स्क्वायर ऐसे बोल सकते हैं इसको, एप्सिलॉन आर और इंटू डी स्क्वायर। तो रिलेशन क्या आया, एयर में जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल हुआ, रूट के डी और रूट एप्सिलॉन आर डी। तो डी सेम फोर्स कब लगेगी, अगर डी डिस्टेंस इसमें है तो यहां कितना लेना पड़ेगा मुझे, रूट के डी, और अगर आर एयर में है तो डी का ये इस मीडियम में कितना डी लेना पड़ेगा, ये यहां से निकलेगा, दिस डी शुड बी इक्वल टू आर बाय रूट के। तो किसी को भी यूज करके हम निकाल सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन था, अब इसमें फोर्स कैसे निकालेंगे, अगर मैं चाहता हूं कि एयर में निकालूं तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में लिख देंगे, डी के कॉरस्पॉन्डिंग एयर में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो लिखेंगे। और अगर मैं चाहता हूं इसी में निकालूं, तो अगर इसी में निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1/4π एप्सिलॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन किसका लिखेंगे हम, मतलब एप्सिलॉन लिखेंगे ना, एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना है, के है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है ना, ये के हो गया। तो Q1 Q2 आ गया, Q1 इंटू Q2 अपॉन, अब डी स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अच्छा एयर में निकालते तो भी सेम आता, देखो कैसे, 1/4πε0 लिखते उसमें, 1/4πε0 Q1 Q2 लिखते, और अपॉन इक्विवेलेंट डिस्टेंस किसमें, एयर में लिखते। तो एयर में इक्विवेलेंट डिस्टेंस कितना हो गया, R इज इक्वल टू रूट के डी। आर कितना होना चाहिए, रूट के डी, तो रूट के डी का स्क्वायर, तो देखो सेम आ गया, के डी स्क्वायर। इसी तरह इसका लिखना है, मान लेते हैं एयर में लिखते हैं, एयर में लिखेंगे तो एफ कितना, एफ सेम आएगा, किसी में भी लिख लो, एयर मान के या मीडियम मान के। अगर एयर के हिसाब से लिखेंगे तो कितना होगा, आर माइनस टी हो जाएगा, मतलब 1/4π एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में कितना आया, आर माइनस टी। आर माइनस टी इज एयर का ये डिस्टेंस, ये प्लस ये, और प्लस टी का इक्विवेलेंट डिस्टेंस एयर में लिखना है, तो एयर में कितना हो जाएगा, रूट के टी। क्योंकि एक चीज याद रखने के लिए ऐसे रखो कि एयर में ज्यादा डिस्टेंस आएगा, इसका ज्यादा कब आएगा, जब मल्टीप्लाई करें, इसी तरह कम कब आएगा, जब डिवाइड करें। तो ये हो गया एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अच्छा अगर इसको मैं मीडियम के हिसाब से लिखता, तो मीडियम के हिसाब से लिखता तो भी एफ तो सेम ही आना था, तो कैसे लिखते, 4π एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है, के, Q1 Q2, और अपॉन में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, आर इज टी, प्लस ये आर माइनस टी है ना एयर में, अब इस एयर वाले डिस्टेंस को लिख दो, आर माइनस टी अपॉन, अब एयर वाला डिस्टेंस इक्विवेलेंट लिखना है हमें मीडियम के, वो कम बनेगा, कम के लिए डिवाइड कर दो, तो ये लिख दो। ये और ये क्या है, सेम है, चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, इसको रूट के का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ये तो अंदर ले जा सकते हैं, तो ये बन गया रूट के टी, और प्लस रूट के कैंसिल, आर माइनस टी, ये देखो सेम आ गया, तो सेम फोर्स लग गई। अच्छा अब मान लो ये एक की बजाय दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होते तो थोड़ा सा चेंज करें तो कैसे लिख पाएंगे,
एक, अब इसमें मान लो दो होते, ये K1 मान लो, ये T1 मान लो, और एक और है K2 का, और ये T2 थिकनेस, और यहां पर चार्ज Q2 है। अब कितनी फोर्स होगी? ये दूरी R है। इसी तरह इसको मान लो K1 है और K2 है, ये T1 है और ये T2 है। दोनों में फोर्स कैसे निकालेंगे? एयर के हिसाब से निकाल लो, इजी रहता है। कैसे? 1/4πε0 Q1 Q2 और अपॉन एयर के हिसाब से डिस्टेंस लिख लेते हैं। तो एयर के हिसाब से कितना हो गया? √K1T और प्लस √K2T और इसका स्क्वायर। अच्छा, इसका भी ऐसे ही लिख सकते हैं। सेकंड वाले में कितना हो जाएगा? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अच्छा, एयर में लिख रहे हैं ना, तो T1 और T2 तो मीडियम में है, तो ये माइनस कर दो पूरे R में से, तो R माइनस T1 प्लस T2, ये एयर का डिस्टेंस प्लस, अब इसके इक्विवेलेंट एयर का कितना बनेगा? √K1 T1 प्लस √K2 T2, तो ये स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर। अच्छा, इसी को अगर हम उसमें लिखते तो उसमें भी देख लो कैसे लिखेंगे। तो या तो फिर K1 में लिखो या K2 में। तो कैसे लिखा जाता? अगर मीडियम के हिसाब से ही लिखना कि बोल दिया हमने, या हम खुद लिखना चेक करना चाह रहे हैं कि सेम कैसे आएगा, तो F इक्वल टू लिख सकते थे 1/4πε0 इंटू εr लिखना पड़ेगा। या तो K1 के पे लिखो सारा, या K2 में एक ही चीज लोगे। तो K1 में लिखते हैं मान लो, तो K1 में लिखते हैं तो K1 आ गया, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, अंडर रूट का स्क्वायर कर दो, ऐसे कर दो। चलो वो बाद में, पहले इसको क्या लिखें? एप्सिलॉन है ना, इसको क्या लिखोगे? K1 में लिख रहा हूं मैं, ठीक। या तो K2 में लिखो या K1 में, एयर में तो लिख दिया। अच्छा, K1 में लिख रहा हूं मैं, ठीक। तो एप्सिलॉन कितना हो गया? K1 हो गया। Q1 Q2 हो गया, ये बाहर लिख लो। R² लिखना है ना किसमें? K1 वाले में। तो पहले तो एयर में कितना है? R माइनस T1 प्लस T2, ये है एयर में। तो K1 में कितना बन जाएगा? अपॉन √K1 करना पड़ेगा, प्लस अब K2 का, और ये T1 तो लिख ही लो क्योंकि ये तो K1 का ही था। अच्छा, अब T2 को K1 की टर्म में लिखना है, तो पहले एयर में लिख लो। एयर में कितना बनेगा? √K2 इंटू T2, ये एयर में हो गया, इसका इक्विवेलेंट एयर में। अब K1 में लिखना है, तो एयर से K1 में आने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो ये हो गया, बस ये चेक करेंगे तो ये और ये क्या है? सेम आएंगे। देख लो, √K1 कर दो इसको और स्क्वायर कर दो, ये स्क्वायर है ना। ऐसे कर दो, ठीक। तो ये √K1 को स्क्वायर कर दो और अंदर ले जाओ, तो √K1 कैंसिल हो जाएगा, √K1 कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया? यही वाला आ गया, यही वाला तो आया, √K1 इंटू T1 भी आ गया। तो ये और ये क्या है? सेम हो गए। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यहां पर मल्टीप्लाई कर दो, किससे? K1 से। K1 की टर्म्स में अगर लिख रहे हो तो कैसे हो जाएगा? K1 की टर्म्स में लिख रहे हैं तो ये हो गया हमारा T1 तो ऐसे ही रहा, प्लस T2 को पहले एयर में बनाओ, तो √K2 इंटू T2, ये एयर में हो गया, अपॉन √K1, ठीक। इसको √K1 का स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √K1 आ जाएगा, K1 T1, यही वाला आ गया, √K1 T1 आ जाएगा, और ये √K1 कैंसिल, √K2 T2 सेम आ गए। तो इस तरह से हम इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? कुछ इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम्स करेंगे। इसकी पेंडुलम में जो थी उसमें कुछ और प्रॉब्लम्स इक्विलिब्रियम में वो वाली करेंगे हम। एक तो हमने डायरेक्ट कांस्टेंट निकालने के लिए इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम की थी, अब हम इक्विलिब्रियम टाइप प्रॉब्लम्स करेंगे पेंडुलम के लिए नेक्स्ट वीडियो।